हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे एनआईयूएस क्लास 12th हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है हमारे पास जिसका कोड है 3115। इसका पार्ट 2 की वीडियो है। ये पार्ट 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं जिसमें आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का। आज मैं इस चैप्टर को आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने, इस चैप्टर के अंदर और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने नहीं करने हैं। आप इतने ही कर लें, आपके नंबर बढ़िया आएंगे। ऐसे ही मैं आपको और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस, मेरे पास नोट्स तैयार हो चुके हैं, मैं वो भी डाल दूंगा। अगर आपको मेरे पास चैनल पे आप नए जुड़े तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इन सभी नोट्स की फ्री पीडीएफ मिलेगी, आपको फ्री प्रैक्टिकल फाइल मिलेगी। मैं आपको यहां पर बता दूं, आपको मेरे पास फ्री प्रैक्टिकल फाइल मिलेगी, प्रैक्टिकल फाइल की पीडीएफ। और अगर आपको ये सब चीजें चाहिए तो आप मेरे नंबर 8851450051 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार। इससे रिलेटेड मैं इंट्रोडक्शन से पहले वाली वीडियो में सब कुछ दे चुका हूं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और चैनल की वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक आएगा, वहां से जाके मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत पर अरब आक्रमण के क्या उद्देश्य थे? अरबों ने भारत पर अनेक बार आक्रमण किया। 7वीं शताब्दी में प्रथम आक्रमण किया था उन्होंने, सबसे पहला आक्रमण किया। उसके बाद 8वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी में तुर्कों ने आक्रमण किया, यानी टर्की के जो लोग थे। तुर्कों के प्रारंभिक आक्रमण की तुर्कों के प्रारंभिक आक्रमण का, उनके आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मात्र धन संपत्ति को लूटना था, किंतु बाद में उनका उद्देश्य साम्राज्य स्थापित करना हो गया था। तुर्कों के आक्रमण से भारत को अत्यधिक हानि हुई, क्योंकि उन्होंने न केवल यहां की धन संपत्ति पर अधिकार किया वरन बल्कि हिंदू राज्य के स्थान पर तुर्क शासन की स्थापना कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। देखिए, आपको जो वरन वगैरह लिखे है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप अपने आंसर्स में इन शब्द को लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है, अरब। देखिए अगला क्वेश्चन है यहां पर, अरब आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? जिस समय अरबों ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। इस समय भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त, यानी कि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। किंतु ऐसा नहीं था कि वे सभी छोटे छोटे राज्य बहुत दुर्बल थे, यानी कि बहुत कमजोर थे, अपितु बल्कि उनमें से विभिन्न राज्य शक्ति और विस्तार के दृष्टि से पर्याप्त बड़े थे, यानी कि शक्ति और विस्तार की दृष्टि से अच्छे खासे बड़े थे। परंतु उनकी दुर्लभता का मुख्य कारण उनकी पारस्परिक प्रतिस्पर्धा थी। परंतु वो इतने कमजोर इसलिए थे क्योंकि वो आपस में कंपटीशन करते रहते थे। विदेशी परिस्थितियों से पूर्णतः अनभिज्ञ और विदेशी आक्रमण के प्रति उदासीन थे। वो विदेशी परिपूर्ण, यानी कि विदेशों की जो परिस्थितियां थी उनसे मतलब अफेक्टेड थे, और आक्रमण से भी वो ज्यादा इफेक्टेड थे। सभी राज्य यश और साम्राज्य विस्तार के लिए परस्पर युद्ध करते रहते थे, यानी कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आपस में लड़ाई करते रहते थे, जिसका लाभ अरबों ने प्राप्त किया, जिसकी वजह से अरब उनके ऊपर आक्रमण करके जीत गए। अगला क्वेश्चन है, तराई की प्रथम लड़ाई कब और किसने शुरू की थी? तराई की प्रथम लड़ाई 1191 में मोहम्मद गौरी और राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के मध्य शुरू हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। पृथ्वीराज चौहान संभवतः कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी नहीं था। संभवतः कूटनीतिज्ञ मतलब अच्छा राजनीतिज्ञ और दूर की देखने वाला नहीं था। विदेशी हमलावरों से देश की रक्षा करने के लिए वह पूर्णतः उदासीन था। विदेशी हमलावरों से रक्षा करने के लिए वो मतलब इतना सोचता नहीं था। भारतीय राजाओं की शक्ति को नष्ट करने के लिए अधिक चिंतित रहता था। वो भारत के राजाओं को बल्कि ज्यादा हराने में रुचि रखता था। संभवतः इसी कारण से उसने मोहम्मद गौरी के पंजाब संबंधी गतिविधियों को रोकने में सफल रहा। इसी वजह से जब मोहम्मद गौरी ने पंजाब संबंधित गतिविधियां करी थी तो वो उनको रोक नहीं पाया, जिसका लाभ मोहम्मद गौरी ने प्राप्त करा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण में सबसे बड़ा अंतर क्या था? देखिए, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनी के आक्रमण में उद्देश्य में एक बड़ा अंतर क्या था? दो हमारे पास तरीके से आ सकते हैं, मैं आपको बता दूं एक बड़ा अंतर क्या था, सुनिए ध्यान से। महमूद भारतवर्ष में साम्राज्य स्थापित करने का इच्छुक नहीं था। वह केवल यहां पर धन दौलत लूटना चाहता था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उसने बार बार आक्रमण किए, राजकोष तथा मंदिरों को सामान लूटता रहा। वो मोहम्मद गौरी के भारतीय अभियानों का उद्देश्य इसमें कहीं महान था। मोहम्मद गौरी जो महमूद गजनवी जो था सिर्फ भारत से सोना वगैरह लूटना चाहता था, मंदिरों का सारा खजाना वगैरह लूटना चाहता था, जबकि मोहम्मद गौरी थोड़ा ऊंचे स्तर पर सोचता था। वह भारत को विजय करके उसमें मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहता था। इसी कारण वह विजित प्रदेशों को साथ साथ संगठित करता गया, यानी कि विजित प्रदेशों के साथ साथ उनको जोड़ता चला गया, और उसने अपनी अनुपस्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक को इन प्रदेशों का शासन का कार्य सौंपता चला गया। वो अगला प्रश्न है यहां पर,
दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? अपना उत्तर तरखीस बताइए। कुतुबुद्दीन गौरी तुर्की गुलाम था जो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर बैठा। उसने 1210 तक शासन किया। उसने सत्तारूढ़ होने के पश्चात न केवल विजित प्रदेशों को सुरक्षित किया अपितु राज्य का विस्तार भी किया। उसने सबसे बड़े महत्वपूर्ण सफलता यह प्राप्त की थी कि उसने भारत को गजनी रूप से पृथक यानी कि स्वतंत्र करा दिया। इन सफलताओं के बावजूद उसने दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र सुल्तान नहीं माना जाता क्योंकि वह मोहम्मद गौरी की ओर से भारत के मुस्लिम प्रदेशों का वायसराय ही रहा। ना तो उसके नाम पर सिक्के मिलते थे और ना ही मध्यकाल के समय समय पर तैयार की गई दिल्ली की सल्तनत की सूचियों में उसका कहीं नाम आता है। उपरोक्त तथ्यों से आधार पर यह कहा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसे? कुतुबुद्दीन गौरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बलबन ने दिल्ली सल्तनत को दृढ़ बनाने के लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई, यानी दिल्ली सल्तनत को स्ट्रांग बनाने के लिए उसने कौन कौन सी नीतियां अपनाई? नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात 1266 ईस्वी में बलबन राज सिंहासन पर बैठा। उसने 20 वर्षों तक शासन किया। इन 20 वर्षों में उसने ऐसे महान कार्य किए जो कि अन्य दास वंशों के सुल्तान में नहीं था, इसलिए उसने दास वंश के सबसे महान सुल्तान स्वीकार किया जाता है। वह जब गद्दी पर बैठा तो उस समय सर्वत्र उनकी कठिनाइयां थी और सदैव मंगोल आक्रमण का भय नहीं रहता था। मंगोल मतलब चंगेज खान की बात हो रही है यहाँ पर। उसने तमाम समस्याओं को निपटाने के लिए और साम्राज्य को शांति स्थापित में दृढ़ता प्रदान करने की बड़ी संख्या में नीति अपनाई और रक्त एवं लोक नीति अपना, इसे रक्त एवं लो नीति कहा जाता है, जिसे रक्त और लो नीति यानी सोना और खून और लोहे की नीति जिसे बोला जाता है। अगला प्रश्न यहां पर आता है, महमूद गजनी कौन था? ये एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखिए उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया? आंसर आता है महमूद गजनी सबुक्तुद्दीन का पुत्र, गजनी वंश का संस्थापक था, तुर्की गुलाम का सेनापति था। उसने आक्रमण के उद्देश्य को लेकर अलग अलग विचार व्यक्त किए। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि महमूद ने धन प्राप्त करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। उसने प्रत्येक आक्रमण में अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास किया। कुछ लोगों का विचार है कि वह भारतीय राज्यों के विजय द्वारा विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित करना चाहता था। कुछ इतिहासकारों का यह भी विचार है कि भारत में इस्लाम धर्म के प्रयास के लिए उसने भारत पर बार बार आक्रमण किए। अगला प्रश्न आता है मेरे पास, अलाउद्दीन के लिए रणथंभौर का नियंत्रण करना क्यों आवश्यक था? देखिए रणथंभौर चौहान राजपूतों की एक शक्ति का गढ़ था। इसका शासक हमीर देव बहुत ही योग्य और बहादुर था। अलाउद्दीन को रणथंभौर जीतना इसलिए आवश्यक था, इतना जरूरी था क्योंकि बिना इसे जीते राजस्थान को जीतना बहुत मुश्किल था। हमीर देव ने कई मंगोल नेताओं को अपने यहां पर शरण दे रखी थी, इसलिए वह अलाउद्दीन से जीतना चाहता था। अगला प्रश्न आता है हमारे पास। अगला प्रश्न है, बाजार में नियंत्रण रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। बाजार पर नियंत्रण अलाउद्दीन द्वारा किए गए उपायों में से एक उपाय था मूल्य कम करने के लिए अलाउद्दीन ने विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न बाजार बनवाए। ये थे अनाज बाजार मंडी, कपड़ा बाजार, घोड़े जानवरों का गुलामों का बाजार। अलाउद्दीन ने पर्यवेक्षक शान मंडी की नियुक्ति भी की, जिसके अधीन एक सूचना अधिकारी होता था। शान मंडी के अतिरिक्त बरीद सूचना अधिकारी तथा मुहियम गुप्तचर के द्वारा भी बाजार की दैनिक जानकारी प्राप्त की जाती थी। सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन का अर्थ होता था कि कड़े से कड़े दंड, जैसा राजनीति से निष्कासन, आर्थिक दंड, जेल तथा अंगभंग का मतलब होता है शरीर का काट वाट देना। तो ये बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नीतियां अपनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट नीतियां हैं, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे ये इस चैप्टर का। इसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम की वीडियो आएगी। आप इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो देख के आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सुधारों के लिए दिल्ली सल्तनत के लिए हुए परिणामों की व्याख्या कीजिए। फिरोज शाह तुगलक जब सिंहासन रूढ़ हुआ यानी कि सिंहासन रहता, सब साम्राज्य की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी। सुल्तान ने उसे सुव्यवस्थित तथा दृढ़ बनाने के लिए विभिन्न सुधार किए, परंतु उसकी अपनी धर्मांधता तथा अयोग्यता के कारण इन सुधारों का लाभ नहीं हुआ, केवल मुसलमानों को ही हुआ। धर्मांधता का मतलब होता है वो अपने धर्म में बहुत अंधा हो चुका था, वो केवल मुसलमानों का ही साथ देना चाहता था, दूसरी जाति के लोगों का वो साथ देना नहीं चाहता था। हिंदुओं की दशा पहले से भी अधिक खराब हो गई और साम्राज्य पर भी उनका सुधार प्रभाव सामूहिक रूप से ना पड़ा। विद्वानों का मानना है कि फिरोज ने अपने 38 वर्षों के शासनकाल में जिस नीति का अनुसरण किया उसमें राजनीतिक दक्षता का अभाव था, यानी कि जिस नीति का फिरोज शाह तुगलक ने अनुसरण किया, फॉलो करा, उसमें राजनीतिक दक्षता नहीं थी।
थी, राजनीति को सही तरीके से चलाने की निपुणता नहीं थी, जो कालांतर में तुगलक साम्राज्य के पतन का कारण बनी। कालांतर का मतलब होता है क्रॉनिकल, यानी कि आने वाले समय में तुगलक साम्राज्य के पतन का एक सबसे बड़ा कारण बनी। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। अब आपको इस चैप्टर की इंग्लिश मीडियम की वीडियो मिलेगी, जिसमें इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने नोट्स तैयार करे हैं, वो आपको दूंगा। प्लस आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी जल्दी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।